ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है, ये बहुत सारे लूप चला है। अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ए पुलिस वालों, ए पुलिस पुलिस ए पुलिस ए पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? यूपी विधानसभा चुनाव 2022 7 चरणों में चुनाव हुआ। 10 तारीख को रिजल्ट आ गया। काफी गर्म मिजाजी रहा ये चुनाव। 7 चरण में बयानबाजियों का दौर अपने चरम पर रहा। मर्यादाएं भूलते हुए लोग बयानबाजियां करते रहे। नमस्कार, मैं शुभेंदु श्रीवास्तव। इस समय हम अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत कुमार शर्मा जी के साथ हैं। जो चीजें हुई रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद, जो बड़े चेहरे, जो नेता हैं, जो किसी स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब उन लोगों के बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान और कुछ अजीबोगरीब टाइप के बयान आते हैं, तो कभी कभी दुख होता है कि हम किन लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाएं। आप सही समझ रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मायावती की। रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से इन लोगों के बयान आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, या फिर कहीं से भी जिन लोगों ने बयान दिया है इन लोगों ने, वो सोचने लायक है। वो क्यों सोचने लायक है कि अखिलेश यादव हार से इतने तिलमिला उठे हैं कि पत्रकार के सवाल उनको चुभते नजर आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार को ही बोल दिया इन्होंने कि आपको अनुभव नहीं है पत्रकारिता का। मायावती की बात करें तो उन्होंने जाति कार्ड खेल दिया। हारने के बाद इतनी बौखला गए। बौखलाए भी क्यों ना, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। और वहीं अगर हम दीदी की बात करें, दीदी यानी कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की, आई तो थी अखिलेश यादव के समर्थन में कि उनके आने से हो सकता है अखिलेश यादव का कुनबा बढ़ जाए, वोटर बढ़ जाए, और हो सकता है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कमान मिल जाए। ये सब तो ठीक है, खेला हो बे उनका एक फेमस नारा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें कही, वो थोड़ी चिंताजनक लगी। एक तरफ तो वो अखिलेश यादव को ढांढस बधा रही हैं कि हिम्मत ना हारें, आगे की लड़ाई वो बरकरार रखें। दूसरी तरफ वो ऐसी बातें करते नजर आ रही हैं जिनके बारे में हम अपने सहयोगी, अपने वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत कुमार शर्मा जी से सुनेंगे कि क्या ममता बनर्जी ने जो बयान दिया ये भारत की राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति या किसी भी स्टेट की राजनीति के लिए शोभनीय है क्या? शुभेंदु, बहुत दुख होता है जब ऐसी सिचुएशन में जब एक पार्टी 270 से ज्यादा सीटें लेकर जीतती है और फिर ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से अनोखा बयान हम मान सकते हैं वो आता है कि पहले तो कहती है खेला हो बे, जब खेल नहीं होता, जब उनकी दाल नहीं गलती है अखिलेश यादव के साथ और वो अखिलेश यादव टक्कर भी नहीं दे पाते हैं सीएम योगी को, तब कहती हैं कि ईवीएम में दिक्कत आ गई है कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ and Banaras DOM is also suspended. So far I know, I have seen the paper. So if a DM is suspended because of his EVM machine को उठाने के लिए, तो EVM मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है,
ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। अब जब आप बंगाल में आते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, पंजाब में जाते हैं ईवीएम ठीक होता है, राजस्थान में जाते हैं ईवीएम ठीक होता है। जहां जहां बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम का रोना होता है। लेकिन इस बार ममता ने सारी हदें जो है वो क्रॉस कर दी हैं। उनका कहना है कि जिन वोटरों ने वहां पर योगी को जिताया है वो बहुत सेल्फिश है, उनको जो है कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ एक लालच में आकर उन्होंने योगी जी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया। ये एक बड़ा ही दुखद हमारी राजनीति का एक हिस्सा है कि एक पार्टी मतलब जहाँ कहना आप ये चाहते हैं कि जिस जनता को चुनाव से पहले, मतदान से पहले या मतगणना से पहले जिस जनता को जनार्दन कहा जाता है, रिजल्ट आने के बाद परिणाम अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो वही जनता स्वार्थी हो जाती है, वही जनता बहकावे में चली जाती है। अगर यही जनता उनके पास मतलब अखिलेश यादव के पक्ष में अगर मतदान कर देती, अगर अखिलेश यादव पा जाते बहुमत, तो फिर जनता ने सही निर्णय लिया। जी, ममता जी के कहने का यही मतलब है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही मतलब है कि उसमें से हमारे देश की 135 करोड़ जो जनता है, जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो भारी मतों से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती, तब ईवीएम ठीक था। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर। जो पश्चिम बंगाल की अगर कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो लूट-मार, बलात्कार के अलावा घर जलाए जाते हैं, पार्टी वर्करों से की हत्या हो जाती है, लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती है। लेकिन एक ईवीएम का एक इनको बहाना मिल गया इस बार कि ईवीएम में कुछ दिक्कत है, ईवीएम की जाँच होनी चाहिए, ये अखिलेश यादव को सीख दे रही हैं ममता बनर्जी। ये बड़ा ही दुखद है कि आप जिस जनता ने जिताया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको उस स्टेट की जनता ने जिताया। आप उसको कैसे ये कह सकते हैं कि जनता ने जो है किसी लालच में आकर या किसी प्रलोभन में आकर जो है भाजपा को जिताया है, ये बहुत गलत है। ये गलत एक धारणा जो है खासकर ये नेताओं की में आ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। ये क्या वाकई में एक बीच में एक वीडियो भी आया था कि बनारस से कुछ ट्रक में ईवीएम लद के जा रहे थे, तो क्या उसकी क्या सच्चाई है? क्या मतलब अब तो खैर खबरें भी इतनी चल चुकी हैं कि वो ईवीएम ट्रायल के लिए था, तो उसको शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं जहां तक जानता हूं कि अगर ईवीएम को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे अगर ले जाया जाता है, तो क्या पार्टी के सभी पार्टियां जो मतलब पॉलिटिक्स में हैं वहां पे जितनी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को अवगत कराया जाता है क्या इस चीज के लिए कि जी ईवीएम यहाँ से वहां पे शिफ्ट करना है? नहीं, ये डीएम के निर्देश पे सारा कुछ होता है और पॉलिटिकल पार्टी को जो है सेकेंडरी होता है। आप अगर बताना चाहते हैं तो बताएं, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको उन पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता है। ये डीएम के अंडर आता है सारा ईवीएम की जो देखरेख और उसको सही जगह पे पहुंचाने का जिम्मा। तो ये कहना गलत है क्योंकि ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को वहाँ बिठाया, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जहाँ पर वोटिंग हो रही थी वहाँ पर रात भर रखा और यूपी में नहीं कर पाए। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। यूपी में क्यों नहीं कर पाए? सपा इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर उनके पिता मुलायम सिंह यादव तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना बड़ा जन समर्थन इस बार उनको मिला है, लेकिन ये बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। बिल्कुल, जैसे ममता जी बंगाल की पॉलिटिक्स करती हैं, यूपी में आई, यूपी में हालांकि उनकी पार्टी लड़ भी नहीं रही थी चुनाव,
वो यूपी में आई, इनका जो भी आपसी व्यवहार था या कुछ भी समर्थन में, अखिलेश यादव के समर्थन में आई, उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो क्या ऐसा सोच के आई थी क्या यूपी में कि मैं जाऊंगी तो यूपी में भी खेला होबे वाला नारा दे के और खेल कर जाएंगी? शुभेंदु, ये कहना, ममता दीदी का ये सोचना बिल्कुल एक सच्चाई से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बंगाल की पॉलिटिक्स और यूपी की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल में ममता ने ऐसा स्ट्रॉन्ग अपना एक ज़रिया बनाया है, जहाँ पर हर जो है, चाहे हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी, सबका मिला के एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉकटेल बनाया हुआ है ममता दीदी ने, कि वो उनको मजबूत करके रखा हुआ है। और कोई भी पार्टी कार्यकर्ता या कोई भी नेता ममता दीदी के कहे बिना वहाँ पर कुछ भी बोल नहीं सकता है। तो एक डर का माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल में रहा है, क्योंकि कई पार्टी कार्यकर्ता मारे गए हैं, चाहे टीएमसी के हो, बीजेपी के हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल रणनीति अलग होती है। यहाँ पर इस बार ये पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचार पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। यहाँ जी, पर जी। लड़ा गया है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया गया है, ये कहना है बीजेपी का। ये महिलाओं का जो सुरक्षा है, वो एक बड़ा मुद्दा था, उसको अच्छी तरह निभाया गया है, ये कहना है लोगों का। जो हम जब ऑन फील्ड गए थे, फील्ड में लोगों ने हमें साफ तौर पे ये बोला कि इस बार की जो सरकार थी बाबा की, वो बहुत ही पहले की सरकारों से बहुत अच्छी थी, और इसका यही रिजल्ट आया कि इस बार 270 से ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी को मिलती गई। और अखिलेश यादव का हारना इस बात पे था कि अखिलेश यादव ने कोशिश बहुत की, लेकिन वो जनता के बीच में जो योगी जी की बैड पॉलिटिक्स को, अगर वो जो देख रहे थे कि बैड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पचाने में शायद कामयाब नहीं हो पाए। जी, देखिए, ममता तो ख़ैर अपना स्टेट सँभाल नहीं पा रही हैं। वहाँ पे दंगे जो कुछ दिन पहले बड़ा सुनने में आ रहे थे कि आग लगा दिए गए थे, और तमाम जब इनके दुर्गा विसर्जन होता है तो बवाल होना स्वाभाविक है वहाँ पे। ख़ैर उनसे अपना स्टेट सँभल नहीं रहा है, वो आ रही हैं यूपी स्टेट में सरकार बनवाने, वो उनका पर्सनल व्यू है, व्यक्तिगत मामला है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस करना चाहूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन मुद्दों को लेके हो रहा था, जिन मुद्दों को मतलब उठाया गया था, बेरोज़गारी, महँगाई, किसान आंदोलन और खेतों में जो जानवर दौड़ जाते हैं, हुँ, जानवरों हुँ। की वजह से खेती खराब हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को विपक्ष ने उठाया तो, लेकिन अ, सोचना यहाँ पड़ जाता है कि इन मुद्दों को क्या और कोविड टाइम के भी जो चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों को भी विपक्ष ने उठाया है। लेकिन क्या इन मुद्दों को सही से पब्लिक में ये मैसेज नहीं पहुँचा पाए जनता के बीच विपक्ष? या फिर जो इस समय बहुमत में आई है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या इन्होंने जो काम किया भई, जो विपक्ष कह रहा है बेरोज़गारी, महँगाई, किसान आंदोलन, इन सब का मुद्दा उठा रही है, लेकिन पक्ष ने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने, कि हमने रोज़गार दिया। 4.5 लाख या 7.5 लाख जो भी है, उन्होंने रोज़गार दिया। उन्होंने कहा कोविड टाइम में हमारी मैनेजमेंट अच्छी रही। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को समझाने में ज़्यादा सफल रहे, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सफल रही, उनकी अपेक्षा जो विपक्ष में बैठ के सिर्फ़ नारे लगाते रहे, वो जनता के दिमाग तक उन बातों को नहीं पहुँचा पाए। क्या ऐसा है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब नरेंद्र मोदी अ, ने साफ तौर पे ये बोला था कि कोविड के टाइम पे हमने हर संभव सहायता जो है लोगों को प्रदान की है। वैक्सीन से लेकर हॉस्पिटलाइज़ेशन का पूरा देख-रेख जो है मोदी सरकार के मंत्री खुद करते थे। इसके अलावा यूपी में भी जो कहा गया कि कोरोना का एक विस्फोट हुआ है, लेकिन वो एक जब उसकी हकीकत आई सामने तो ऐसा कुछ नहीं था। योगी सरकार ने खुद, हमने कई वीडियोज़ ऐसे देखे हैं जब न यो योगी आदित्यनाथ खुद हॉस्पिटल में जाके और उन लोगों की हालचाल पूछते थे जिनको कोविड था, उनको खुद भी कई बार इसी कारण से कोविड हुआ। तो लोगों ने ये देखा कि जब हमारे मुख्यमंत्री इस जब कोरोना में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो उनका जो प्रधान सेवक है, सीएम, उत्तर प्रदेश का सीएम खुद जाके हॉस्पिटल में जाके सारा देख-रेख देख रहा है कि दवाइयाँ हैं कि नहीं है,
लोगों के क्या हाल चाल है। और फिर आप कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पे जो है सीएम योगी ने कुछ नहीं किया, ये एक गलत चीज़ें शायद जनता को ये गलत लगी और उसका खामियाज़ा शायद अखिलेश को भुगतना पड़ा। और वही किसान आंदोलन किसान आंदोलन को जिस हिसाब, क्योंकि जयंत चौधरी को जब अखिलेश यादव अपने साथ लेके आए थे, तो यही सोच के आए थे कि किसान का मुद्दा इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मार के इस मुद्दे को ही खत्म कर दिया, तो उनका गठबंधन एक बेमानी लगने लगा, क्योंकि जयंत चौधरी एक बड़े जाट नेता है। इसी तरह अखिलेश यादव यादव बरादरी और अ, क्षत्रियों में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। तो उनको ये लगा, चाहे ओपी राजभर की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो ये सब एक जो इन्होंने सोचा कि हम एक कंपाइल करके एक बड़ा स्टोरी कर लेंगे, हम एक बड़ी जो है एक बड़ी अच्छी बढ़त लेके हम जीत के आएँगे, तो शायद वो वहाँ एक गलती रह गई। ये पहले से ही पता नहीं इनके मन में क्या ऐसा आ गया कि हम तो मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है वो सबसे बड़ा गठबंधन है। ये एक गलती जो है अखिलेश यादव से हुई ये और तमाम बाकी पार्टियों ने भी क्षेत्रीय यही कहा। मुझे लगता है कि अखिलेश ने यही सोचा कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को मिला के हम एक होके लड़े भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। राजभर भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आ गए अखिलेश के खेमे में, और उनके तो बयान माशाल्लाह रहे हैं। वो तो योगी जी को भीख ऊख मंगवाने तक की भी बात किए हैं। खैर, वो उनका अपना व्यक्तिगत मैटर हो सकता है। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए बीजेपी छोड़ के, तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो चुनाव जीते, और जब समाजवादी पार्टी का से हाथ मिलाए तो चुनाव हार गए। एक सवाल ये भी है, यादव अखिलेश यादव क्यों इतना तिलमिला गए? और ऊपर से देखिए एक चीज कि भारतीय जनता पार्टी ने कई रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं इस बार, और कई मिथक भी तोड़े, जैसे नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, विधायक का चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, अगर बन भी पाते हैं तो वो ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाते हैं। तो नोएडा वाला मिथक तो इन्होंने तोड़ दिया। विधायक बन के मुख्यमंत्री बने, ये मिथक अगले 5 साल में पता चल जाएगा। और एक मिथक ये भी होता है, एक्सप्रेस वे की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री नहीं बनते, सत्ता नहीं मिलती उत्तर प्रदेश की। और एक जो रिकॉर्ड तोड़ा कि 37 साल से कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अखिलेश यादव क्यों इतना तिलमिला गए? क्या उनको विश्वास नहीं था? और ऊपर से अभी बयान में अपने कहते हैं कि जी हम पिछले बार से अच्छी सीटें पाए हैं, और पिछले बार से हम भला परसेंटेज हम वोट ज्यादा पाए हैं, जो भी है परसेंटेज हाँ, 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 उतने बिल्कुल। 10% वोट ज्यादा पाए। अब हमें ये नहीं समझ में आया, क्या ये परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, या फिर बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे थे? बड़ा कन्फ्यूज़िंग था ये। अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ के आए थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमें जो है 21% से ज़्यादा, हमें 2017 में जब चुनाव हुए तो 21 पॉइंट समथिंग इनको वोट परसेंट मिला था। और इस बार जो है 32% के साथ ये 10% का जो या 11% का जो उछाल था, उसमें बहुत वो खुश हो गए। लेकिन मुझे ये लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को इस बार डुबो दिया, क्योंकि अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने ये सोचना शुरू कर दिया कि 10 तारीख को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यानी ये आपने डिसाइड कर लिया कि ये भैया मैं पूरे तो मुख्यमंत्री बनूँ। बिल्कुल समाजवादी खेमे में ये पूरी लहर हो गई थी, और उनका ट्रेंड भी चल रहा था कि 22 में बाइसिकल, और आ रहे हैं अखिलेश मुख्यमंत्री 2022 में, इस तरह का ट्रेंड भी चल रहा था। और कहीं ना कहीं जो भीड़ विजय रथ यात्रा में, हालांकि हम लोगों ने जाके ग्राउंड पे जाके हम लोगों ने कवरेज की है, वहां पे भीड़ भी उनकी देखने लायक रही है। ये कहाँ पे चूक गए, अपनी भीड़ को उसमें वोट में तब्दील नहीं कर पाए? देखिए, भीड़ इकट्ठा करना ये किसी बात का सर्टिफिकेट नहीं है शुभेंदु कि आप जीत जाएँगे या आपकी पार्टी जो है वो धुआंधार प्रदर्शन करके बिल्कुल सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। ये कोई पार्टी किसका जब भी आप ऐसी भीड़ देखते हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें हो सकता है कि कुछ मिले भी और कुछ ना भी मिले। लेकिन आप ये ब बिल्कुल जो है चीज़ें
क्लियर कर लीजिए कि जब अखिलेश यादव ने जितनी भी पार्टियां, जितनी भी रैलियां करी है अपनी जगह, उसमें बहुत भीड़ आई थी, लेकिन उस भीड़ को जो है वोटिंग में तब्दील नहीं कर सके अखिलेश यादव। और कई बार उन्होंने ये साफ तौर पे झिलमिला के, जैसे पता आपने पहले इंट्रो में कहा कि कई बार झल्ला गए थे वो पत्रकारों के ऊपर कि आप है कौन, आप कहाँ से आए हैं, मैं तो आपको जानता नहीं। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था अखिलेश यादव का कि मानना माने वो अपने आप को एक शहंशाह मानते हैं कि भाई मैं तो शहंशाह हूँ, बाकी सब मेरे नीचे है और अगली इस बार जो है कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है। तो ये एक मिथक जनता ने तोड़ दिया है कि ये आपका जो सोच है वो बदलिए, क्योंकि इस सोच से आप मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको खत्म कर दिया। ज़रूर आपकी सीटें बड़ी है, आपका परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जहाँ बीजेपी को 40% वोट पिछली बार मिले थे, सीटें ज़रूर कम हुई है। जी इस बार 42% परसेंटेज बीजेपी लेके आई है। सीटें कम हुई है, लेकिन उनका मत वोटर प्रतिशत बढ़ गए, बढ़ा है। जी वोटर बढ़े हैं उनके। और जो मार्जिन रहे हैं, जो जीतने के मार्जिन रहे हैं, सपा के भी और बीजेपी के कुछ ही वोटों से कई जगह वैसे हुआ है कि कई कुछ हज़ारों वोट या कुछ सौवें वोट से सपा जीती है। तो ये कहना गलत है और ये सोचना भी आपकी बिल्कुल गलत है कि आप जो सोचे वो हो जाए। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, शायद अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, बड़े नारे हुए थे कि एक नारा बड़ा फेमस हुआ इस दौरान में कि 10 मार्च को गर्मी निकाल दी जाएगी, शिमला बना दिया जाएगा। ये हालाँकि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये कहा था। हालाँकि उ उसके उसकी प्रतिक्रिया भी आई थी विपक्षियों की तरफ से कि 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन किसकी गलती निकालेगा। उसी में फिर मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं वो अब्बास अंसारी। उन्होंने भी अपने जन संबोधन में ये बोला था कि मैं अखिलेश भैया से मिलके आया हूँ, उनसे बोला हूँ कि 10 तारीख के बाद कुछ महीनों तक, 6 महीनों तक या कुछ दिनों तक आप किसी का ट्रांसफर मत कीजिएगा। अफसरों की बात कर रहे होंगे शायद। आप किसी का ट्रांसफर मत कीजिएगा, कइयों से हिसाब लेना, किताब करना। अब वो बिल्कुल। हिसाब किताब करना है, किस परिप्रेक्ष्य में करना है, ये तो खैर उनको बताने का मौका नहीं मिला इस बार। अगली बार देखते हैं क्या होता है। एक हम अगर बात करें यहाँ पे मायावती की, मायावती आप भी जान रहे हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2007 में पूर्ण बहुमत से वो मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद से साल दर साल उनका ग्राफ जो है वो डाउन चलता चला गया। इतना डाउन चला गया, इस बार 1 सीट ही सिर्फ आई है उनकी। उससे बिल्कुल। बेहतर परफॉर्मेंस हम कहेंगे कि कांग्रेस का रहा या अन्य का रहा। कांग्रेस तो फिर भी 2 सीट लेके आई। लेकिन मायावती भी इतनी तिलमिला गई हैं, इतना बौखला गई हैं, अब मानो अब हम यहाँ पे कौन-सा शब्द इस्तेमाल करें कि जो उनकी भाषा थी ना, उनकी भाषा सुन के मतलब किसी को भी गुस्सा आ जाए। जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मायावती को इस बार स्टेशन है उनका। 12.88% वोट परसेंट मिला है। वही कांग्रेस को 2.6 का फीसदी का जो है वोटिंग परसेंटेज इनको प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो है 10 सीटें शायद 10 से थोड़ी कम ज़्यादा सीटें मायावती ने जीती थी। इस बार 1 सीट पे आ गई हैं। मायावती का ये कहना है कि क्योंकि जो वोट डालने आए थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे मुसलमान हो या जाट हो, वो कन्फ्यूज़न में रह गए जी, कि किसको वोट डालना है, सपा के पास जाए या बस बीजेपी के पास जाए, तो वो कन्फ्यूज़न में जो है बसपा को नुकसान हो गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी या ये कहने को तैयार नहीं है या कोई ये कह नहीं रही है कि हमारे से कहाँ गलती हुई है, उस गलती को हम सुधारेंगे, नहीं। अपनी अपनी जो गलती हुई इसका ठीकरा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे डालने का ये नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है, ये मायावती भी इसमें अब कूद पड़ी है। क्योंकि मायावती ने साफ तौर पे कहा कि हमें
वोट मिले हैं, लेकिन हम जिस एक्सपेक्टेशन से चाहते थे हमें वोट मिले, उसको हम वोटिंग या सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो जाटव के ऊपर कुछ हमला कर रही थी, जाटव समुदाय के ऊपर। जाटव इस बार सबसे ज्यादा टारगेट जाटव ही थे, क्योंकि इस बार जैसे सपा सोच रही थी कि जाट का वोट सबसे ज्यादा उसको मिला, क्योंकि जयंत चौधरी भी जो है आरएलडी जो है लोकदल वाले भी इनके पक्ष में आ गए थे, तो जहां 21% वोट बीजेपी को पड़ गए जाट के, वही 14 से 15% वोट आप सपा के पास चले गए। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए कि जाट का जो जाट का ग्राफ था, वो जहां सपा सोच रही थी अब उस 35% या 36% जाट जो है सपा के पक्ष में वोट देंगे, वो बीजेपी बाजी मार गई उसमें। तो यहाँ पर यही कहना है कि मायावती भी इसी बहकावे में रह गई कि मायावती के साथ अब कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। सभी चेहरे जो है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लिया। मायावती का अकेला चेहरा है जो चुनावों में है, जो है अपने किस्मत आजमाता है, और जनता ने तो बिल्कुल इस बार बसपा को साइडलाइन कर दिया है, क्योंकि जहां कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है। जी, हो सकता है बसपा में ये अकेले रह गई हूँ, उसी का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाल दिया होगा। जरा वोटों की बात अगर हम यहाँ पे करें, तो जो सुनने में आया है और जैसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफ पड़ गया है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय का ये तय था कि उनका वोट किधर जाना है। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ परसेंट ऐसा है कि जिनका तय था कि किधर जाना है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर लें, तो ये जान लीजिए कि जो पहला चरण और दूसरा चरण था, उसमें वोटिंग सबसे ज्यादा हुई थी। 5वें और 6ठे चरण से ज्यादा उसमें वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई दूसरे चरण में। लेकिन पहले और दूसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत को ही देख के मेरे ख्याल से अखिलेश यादव और उनके साथ सहयोगी दल जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए कि वोटिंग ज्यादा हुई है, हो सकता है तख्ता पलट हो जाए। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा हुआ नहीं। खैर, काफी लंबा डिबेट हो गया। हम ये यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने को विकास दिखा है, और इस बार जाति धर्म की राजनीति या जाति धर्म की वोटिंग ना हो करके मेरे ख्याल से ये विकास पे या जो भी कार्य जनता को दिखा है उस पे वोटिंग हुई है। बिल्कुल आप भी सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। विकास के नाम पे ही इस बार वोटिंग हुई है, ना किसी के आरोप पे उसका वोट शेयर कटा है, कुछ नहीं है। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से अखिलेश हारे हैं और योगी जी विकास के नाम पे ही जीते। अब 2024 और 2027 में क्या करेंगे ये? 2024 में तो मुझे यही उम्मीद है कि जो हमारा जो पत्रकारों का जो एक सोच होती है, जो बातचीत करके वो सोचते हैं कि 24 में जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं अब, उसमें बीजेपी को हराना, इन यूपी से लेकर जो 4 राज्य भी जीते हैं, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जो सोच अभी है विकास, क्योंकि अब बीजेपी और कोशिश करेगी लोगों को कि बीच में जाके विकास की बातें करेगी, विकास दिखाएगी, और मोदी जी भी सेंटर से कुछ ऐसे कार्य योजना लोकार्पण जरूर करेंगे, जिससे जो लोकसभा का जो सीटें हैं, जो यूपी सबसे बड़ा जहाँ से सीटें आती है, उसको जरूर अपनी तरफ करने की बीजेपी कोशिश करेगी कि ये वोटिंग जो हुई है उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले। जी जी, चलिए, अच्छा लगा प्रशांत जी आपसे बात करके। इन मुद्दों पे हम अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। खैर, 2024 और 2027 तो अभी 2027 तो अभी बहुत दूर है, लेकिन 2024 की तैयारी मेरे ख्याल से विरोधियों को अभी से कर देनी चाहिए। क्यों? थोड़ा सा नेचर में चेंज ले आने की जरूरत है अखिलेश यादव को, थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है मायावती को, और थोड़ा सा अपने जबान पे लगाम लगाने की जरूरत है ममता बनर्जी को, अगर उनको किसी का सपोर्ट करना है तो। ये चीजें सियासी हैं। सियासत में लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर देते हैं, बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो जाता है। कुछ तिलमिला जाते हैं, कुछ खुशी खुशी रह जाते हैं, कुछ हार को भी अपना सेलिब्रेट करते हैं, कुछ जीत कर भी हारा हुआ महसूस करते हैं। ये राजनीति है। खैर, हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है।
आप बने रहें हमारे साथ, ताज़ा अपडेट आपको हम देते रहेंगे और रोज हम कोशिश करेंगे कि एक मुद्दे पर हम इस तरह से आपके साथ चर्चा परिचर्चा करते रहें। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।